दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में कि पर्सनल लोन के लेने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो किस तरीके से हमें पर्सनल लोन डिस्बर्स करते हैं। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे महंगा पर्सनल लोन होता है। पर्सनल लोन से महंगा कोई भी लोन नहीं होता। कोई भी पर्सनल लोन लेने से पहले हमें ये बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए। ये पर्सनल लोन जो होता है वो दूसरे लोन से, अगर होम लोन से इसको हम कंपेयर करें तो ये 2 से 3 गुना तक महंगा होता है। अगर सेम प्रोफाइल पे, फॉर एग्जांपल, मुझे अगर होम लोन लेना है तो मुझे लगभग मेरी प्रोफाइल के हिसाब से लगभग 8% पे मुझे पर्सनल लोन मिल जाएगा किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से। मैक्सिमम 9% पे तो मिल ही जाएगा, डैम श्योर है। अब मैं ही अगर पर्सनल लोन लेने के लिए जाता हूं इसी प्रोफाइल के ऊपर, तो वो मुझे से कम 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उनका। लगभग 15 से लगभग 30% तक भी एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां तो 29% तक भी मैंने देखा है कि इस पे लोन चार्ज करती हैं। और वो इसकी इनकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह मिला दें तो वो 30% से भी ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होम लोन है वो तो हमें 8% पे मिल रहा है, और जो पर्सनल लोन है वो उससे लगभग दुगुना 15% पे, या फिर तिगुना नहीं मिला बैंक से तो एनबीएफसी कंपनियां तो उसका लगभग 3 गुना भी लेती हैं, 27 से 29% तक भी लोन लेती है। तो हमें पर्सनल लोन लेने से बचना चाहिए। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कोई ऐसा सिक्योर्ड लोन ले लेना चाहिए। जैसे हमें तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो हमारे पास कोई गाड़ी है, हम उसके ऊपर उसको मॉर्गेज करके उस पर भी हमें लोन मिल सकता है। अगर हमें अपने मकान पे हम लोन लेना चाहें तो उस पर भी हमारा लोन मिल सकता है। उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा होम लोन पहले हुआ है, गाड़ी का भी लोन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, और पर्सनल लोन भी एक आधा अगर हमारा हुआ है, और क्रेडिट कार्ड भी हमने ऑलरेडी ले रखा है, फिर भी हमें एकदम इमरजेंसी पैसे की जरूरत है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम पर्सनल लोन ले लें। पर्सनल लोन बहुत से बैंक और फाइनेंस कंपनियां आधा घंटे के अंदर भी अप्रूवल दे देते हैं। इतनी स्पीड से कोई और लोन नहीं मिलता। चाहे आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहो, चाहे आप होम लोन लेना चाहो, गाड़ी का लोन लेना चाहो, उनमें प्रोसेसिंग होती है 2 3 4 5 दिन का टाइम लगता है। लेकिन पर्सनल लोन तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन ही अप्रूवल आ जाती है। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर दो, ऑनलाइन ही अप्रूवल आ जाती है। इसका प्लस पॉइंट एक ये भी है, इस तरीके से भी लोग, इस कारण से भी लोग इसको लेते हैं। इसका जो लोन का एक थंब रूल है वो क्या है कि जितनी हमारी इनकम है, फॉर एग्जांपल किसी की इनकम अगर 50,000 रुपये है तो वो 40% तक उसका इजिली लोन की रीपेमेंट कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 20,000 रुपये तक किस्त भर पाएगा। अब किसी का होम लोन चला हुआ है, 10-12 हज़ार रुपये उसकी पहले ही किस्त जा रही है, तो उसको 8,000 रुपये किस्त के हिसाब से कोई लोन वाली देने वाली कंपनी या बैंक उसको लोन देगा। होता ये तो थंब रूल है। 50% तक भी इनकम का 50% तक भी ईएमआई बैंक या एनबीएफसी कंपनियां कर लेती हैं। पर हमारे देश में होता क्या है, मेरे देखने में जो आया है, मैं बहुत से ऐसे आदमियों को जानता हूं कि जिनकी ऑफिशियली इनकम तो 50,000 रुपये है और किस्त उनकी 1 लाख रुपये है। अब सवाल यह है कि थंब रूल तो कहता है 40-50% से ज़्यादा आदमी पे नहीं कर पाता। वो 50,000 रुपये उसकी इनकम है, वो 1 लाख रुपये कैसे भर पा रहा है? वो बैंक या एनबीएफसी कंपनियों को, उनको पता है कि हमारे देश में लोग, ज़्यादातर आदमी, बहुत से आदमी जो है टैक्स वो पूरा नहीं भरते। वो टैक्स तो भरते हैं 50,000 रुपये पर मंथ का। ऐसा ज़्यादातर बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि जो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी तो उसके अकाउंट में आएगी और वो टीडीएस वहाँ से ऑलरेडी कट के आएगा, वो उसको छुपा नहीं सकता। ज़्यादातर बिजनेसमैन ये काम करते हैं। वो क्या करते हैं, इनकम तो है उनकी 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, वो टैक्स भरते हैं 6-7 लाख रुपए का। बैंक या फाइनेंस कंपनी भी इस बात को समझती है। यही कारण है कि उसकी इनकम कागजों में जो आईटीआर है उसकी
वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो अलग चीज़ है, ITR अलग चीज़ है। वो ITR में दिख रहा है कि आदमी 50,000 रुपये 60,000 रुपये महीना कमा रहा है, और वैसे वो किस्त दे रहा है 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए की किस्त के हिसाब से भी उस आदमी का लोन हो जाता है। लोन की एलिजिबिलिटी कैसे देखते हैं, जितनी हम EMI भर सकते हैं, मान लो 50,000 रुपये मेरी इनकम है और मैं उसका 50% भी अगर मोटा मोटा लगाएं तो 25,000 रुपये निकल गया। 25,000 को 100 से गुणा कर दो, 25 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी है बैंक या फाइनेंस कंपनी के हिसाब से। पर हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे बड़ा कारण जो मेरे देखने में आया है, जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में, आज से 9-10 साल पहले अमेरिका में 2 बैंक डूब गए थे। हमारे देश में बैंक क्यों नहीं डूबते, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। कुछ बैंक जो एक आधा डूबे भी हैं, इन्होंने तो क्या किया, बहुत बड़ा हजारों करोड़ रुपए का 1-2 आदमियों को लोन ले दिया, जैसे नीरव मोदी, माल्या, इस टाइप के आदमी जो देश छोड़ के भाग गए। उसकी वजह से बैंक की आर्थिक स्थिति डावाडोल होगी। अदरवाइज हमारे देश में बैंक कभी भी डूब नहीं सकता। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि हमारे लोगों की जो मेंटलिटी है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, आम आदमी अगर 1 करोड़ रुपए का वो मकान खरीदेगा, वो रजिस्ट्री उसकी 65 लाख रुपए की करवाता है। सरकार की रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी की वो चोरी करता है, 35 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी वो नहीं लगाता। उससे होता क्या है कि कागजों में उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 65 लाख रुपए की भरी गई, तो रजिस्ट्री की वैल्यू 65 लाख रुपए होगी। अब बैंक या NBFC कंपनी का एक वैल्यूअर होता है, अगर हम होम लोन ले तो वो उसकी मार्केट वैल्यू लगाता है। मार्केट वैल्यू कैसे लगाता है, वो 2-3-4 आदमियों के, डीलरों के पास जो उस एरिया में डील करते हैं प्रॉपर्टी में, उनसे मिलता है और उनसे रेट पूछता है उस लोकेशन का, जिस लोकेशन पे प्रॉपर्टी बैंक के पास गई है लोन लेने के लिए। अब जब उसको एक रेट पता लग जाता है, जो मिनिमम रेट उसको पता लगता है, वो उससे 25 से 30% रेट कम करके बैंक को बता देता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर 65 लाख रुपए की उस मकान की रजिस्ट्री है तो वो उसकी मार्केट वैल्यू, बैंक या फाइनेंस कंपनी उसकी 50 लाख रुपए लगा देते हैं कि भाई अब 50 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है इसकी। तो अब जब 50 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू लगी तो उस पर 80 से 85% मैक्सिमम बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन देती है। 70% भी देती है, 65% पर बहुत अच्छी प्रोफाइल हो तो वो 80 से 85% तक लोन उस पर कर देती हैं इजिली। अब 80 से 85% अगर उसका लोन उन्होंने कर भी दिया तो वो लगभग 40 लाख रुपए का लोन उस 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे बैंक या NBFC कंपनी देगी। क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि वो जो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी उस आदमी ने खुद से गलती करके 65 लाख रुपए उसमें लिखवा दिया। 65 का जो बैंक का वैल्यूअर था उसने उसकी 50 वैल्यू लगा दी और उसका 50 का वो 80% बैंक उसे दे रहा है। अब क्या हुआ, 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उस पे लोन ही 40 लाख रुपए हुआ। अब बैंक का ना डूबने का क्या कारण है कि प्रॉपर्टी कितनी डाउन होएगी, 10 लाख रुपए घट जाएंगे, 20 घट जाएंगे, 30 घट जाएंगे, 40 घट जाएंगे, 50 लाख रुपए नहीं घटते उसके। तो बैंक का तो पैसा सेफ है। अगर कोई आदमी लोन लेके नहीं पैसा भरेगा तो बैंक ने तो दिए ही 40 के हैं और उसकी 60 लाख रुपए की आज भी प्रॉपर्टी है, बैंक उसकी प्रॉपर्टी को कुड़क करके मॉर्गेज तो वो पहले ही कर देता है, उसके एक्शन करके अपना पैसा पूरा कर लेगा और घाटा वो उसी आदमी का पड़ेगा। यही कारण है कि हमारे देश में कोई भी बैंक डूबता नहीं है, क्योंकि उसको ना डुबोने में हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वो पहले ही उसकी मार्केट वैल्यू खुद से ही कम लगा रहे हैं, तो आगे जाके तो ऑटोमेटिकली कम होगी। तो पर्सनल लोन के लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक को चाहिए होते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं तो आपको 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप देनी होती है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद FI हो जाती है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, और आपका इजिली लोन बैंक या फाइनेंस कंपनी से हो जाता है। और अगर कोई बिजनेसमैन है उसको सैलरी स्लिप तो उसके पास होगी नहीं, उसको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी 1 साल की, या कई बैंक 2 साल की भी मांगते हैं, और उसको ITR उसको 3 साल की देनी पड़ेगी पर्सनल लोन के लिए। और जो सैलरीड आदमी है उसको सिर्फ 1 साल की ITR देनी पड़ेगी, लेकिन बिजनेसमैन को 3 साल की देनी पड़ेगी। कोई बिजनेस का उसको अपना प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड तो उसको भी देने पड़ेंगे, FI उसकी भी होगी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन। अब वो बैंक या फाइनेंस कंपनी देती किस तरह से है, लोन किस तरह से डिस्बर्स करती है, पर्सनल लोन देती किसको है,
वो ये देखती है कि जो आदमी उसके पास लोन लेने के लिए आया उसके ऊपर ऑलरेडी कितने लोन चले हुए हैं, 2 लोन है, 4 लोन है, उसने पर्सनल लोन पहले भी लिया है, कोई गाड़ी का लोन ले रखा है, होम का लोन ले रखा है, कोई मोबाइल का लोन ले रखा है, स्कूटर मोटरसाइकिल का लोन ले रखा है। वो सारी चीज आजकल ऑनलाइन है। उसका सिबिल क्या है, सिबिल भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिबिल होता है 300 से लेकर 900 तक। अगर किसी आदमी का 500 तक सिबिल स्कोर है तो वो पुअर है, उसको कोई देश में कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी उसको लोन नहीं देगी। दूसरा, अगर उस आदमी का 600 सिबिल स्कोर है तो वो मीडियम कैटेगरी में आता है, उसको हो सकता है लोन मिल जाए पर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और जो 750 किसी का सिबिल स्कोर है वो बहुत अच्छा माना जाता है। और 800 से ऊपर अगर किसी का 850 से भी ऊपर है तो डैम श्योर है उसको हर बैंक या फाइनेंस कंपनी उसको लोन देने के लिए तैयार है। वो उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा या बैंक में जाएगा उसका 100% लोन होएगा, उसको वापस नहीं आने देंगे। सिबिल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब सिबिल का खराब होने का क्या कारण है, और अगर किसी आदमी का सिबिल खराब हो गया है तो उसको वो ठीक करवा लेना चाहिए लोन अप्लाई करने से पहले। सिबिल खराब होने का क्या कारण है, किसी आदमी ने अगर लोन की उसको रिक्वायरमेंट है वो 3 4 5 जगह अप्लाई कर देता है, वो उसकी वजह से उसका सिबिल स्कोर नीचे आ जाता है। दूसरा कारण क्या है कि अगर किसी आदमी ने 2 3 4 महीने में ही 3 लोन ले लिए तो उसको भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें फ्यूचर में उसको फिर वो लोन नहीं मिलेगा। अगर किसी को लोन लेना भी है, किसी भी तरह का लोन लेना है, तो उसको क्या करना चाहिए, अगर वो 1.5-2 साल में 3-4 लोन लेता है फिर तो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, उसका एक लोन और भी इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3-4 महीने में ही लोन लेता है और बहुत सारे लोन ले लेता है या बहुत जगह अप्लाई कर देता है, उसका सिबिल स्कोर अगर उसका 850 है वो 600 पे भी आ सकता है। एकदम से उसका सिबिल स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। इस कारण से सिर्फ इंक्वायरी करने से, क्योंकि जब भी हम किसी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक के पास किसी भी तरह का लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, वो सीधा सिबिल की साइट पे हमारा सिबिल स्कोर चेक करते हैं और सिबिल को पता लग जाता है कि ये आदमी दोबारा लोन ले लेता है और इसकी आदत खराब है लोन लेने का, ये हर टाइम इच्छुक रहता है, ये हंगरी की श्रेणी में आ जाता है। तीसरा कारण क्या है सिबिल खराब होने का, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है और आपने उसमें खर्च कर दिए, हर महीने 80-90 हज़ार रुपये आप खर्च कर दिए हैं और वो आप भर नहीं पा रहे हैं या आप भर भी रहे हैं तो भी वो नेगेटिव पॉइंट हो गया आपका कि आप 80-90 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए में से खर्च रहे हैं, फिर भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको हंगरी की श्रेणी में डाल देंगे और आपका सिबिल स्कोर डाउन होएगा। दूसरा, अगर आपने 80-90 हज़ार रुपये खर्च दिए और वो नहीं भर पा रहे तो आप मिनिमम बैलेंस आपको भरना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस भी भरते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर कुछ ना कुछ डाउन होता है। और अगर आप वो मिनिमम बैलेंस भी नहीं भर पाते तो आप डिफॉल्ट की श्रेणी में चले जाते हैं, आपका सिबिल स्कोर एकदम से डाउन आ जाता है। अगर ये भी आपकी सारी चीजें ठीक हैं तो आपको फ्यूचर में ध्यान रखना है कि आपको बहुत जगह इंक्वायरी नहीं करनी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई पहले किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया था, लेकिन वो आज और हम वो उसको रीपेमेंट उसकी कर चुके हैं या एकदम से हमने वो सारा पैसा भर दिया है, लेकिन अब भी वो हमारे सिबिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो दिख रहा है, तो हमें सिबिल की साइट पे जाके एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ऑनलाइन डाल सकते हैं हम कि हमारा ये जो हमने लोन है इस तारीख को हमने भर दिया है और ये हमारा इसमें से हटाया जाए। तो वो सिबिल की साइट के वाले क्या करते हैं, वो उसको उसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में भेज देते हैं ऑनलाइन ही कि भैया इसका आपने यहाँ से रिपोर्ट सही नहीं दी है और इसका यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर वहाँ से कंफर्मेशन वहीं से आएगी। सिबिल के पास कोई पावर नहीं है आपका सिबिल उस ब्याज पे, आपकी एप्लीकेशन के ब्याज पे उसको ठीक करने की। वो जिस बैंक या फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया था और आप उसको भर चुके हैं, किसी कारण से वो वहाँ से डिलीट नहीं हुआ, आगे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपका वो वहाँ से बैंक या फाइनेंस कंपनी से कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा। ऑनलाइन ही कंफर्मेशन हो जाएगा कि भैया इसने ये लोन दे दिया, तो सिबिल की साइट से वो लोन आपका हट जाएगा और आपका फिर इजीली लोन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।